वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो पर्टर्बेशन थ्योरी कहलाती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पर्टर्बेशन थ्योरी। पर्टर्बेशन थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर के एंड में आपको बताया कि बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं जिनको एग्जैक्टली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि हमने किया है हाइड्रोजन एटम एग्जैक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, वो हमने सॉल्व की। इसी तरह एग्जांपल जो है फ्री पार्टिकल की है, उसको एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसको भी हमने एग्जैक्टली सॉल्व किया है। इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है। तो ये चंद एक प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह चंद एक और। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम जिनको आपको डील करना पड़ता है रियल वर्ल्ड में, जो आप फिज़िक्स को अप्लाई कर रहे हैं नेचुरल वर्ल्ड पे और उसकी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स को से डील करना पड़ता है जिनको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। मगर वो किसी न किसी सिस्टम जिसको आप एग्जैक्टली सॉल्व कर चुके हैं, अगर वो उस सिस्टम के करीब है किसी तरीके से, जो कि बात वाज़ेह हो जाएगी लेक्चर के दौरान, तो आप पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी। पर्टर्बेशन थ्योरी जो है वो अप्रॉक्सीमेट स्कीम है। अगर आप एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो पर्टर्बेशन थ्योरी की कतन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट है। अगर एग्जैक्ट अवेलेबल है तो आप एग्जैक्ट रिजल्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि जिस तरह मैंने कहा कि एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर हमें ये अप्रॉक्सीमेट स्कीम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उन अप्रॉक्सीमेट स्कीम्स में पर्टर्बेशन थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कीम है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अप्रॉक्सीमेट स्कीम्स भी हैं, लेकिन पर्टर्बेशन थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक किस्म का प्रोसीजर है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना है तो आप आइडेंटिफाई करते हैं जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं और आप एग्जैक्टली उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कोई ऐसे प्रॉब्लम जिसको आपने एग्जैक्टली सॉल्व किया हुआ हो, और वो उस प्रॉब्लम को जिसको में आप इंटरेस्टेड हैं उसके करीब हो। यानी कि जो नॉलेज से मुराद यहाँ पे है आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़। मिसाल के तौर पे हैमिल्टोनियन के आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ आपने मालूम की हुई हैं किसी प्रॉब्लम की आपने एग्जैक्टली सॉल्व करके, तो उससे मिलती जुलता जो है आप कोई और प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व कर सकें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अभी हम देखेंगे भी कि अगर आपके पास इस किस्म की सिचुएशन है, लेट मी शो यू। इसको जो है हम एक सेकेंड, इस वाली प्रॉब्लम को अगर हम देखें, जिसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस भी करेंगे, वो ये है कि आपके ने एग्जैक्टली सॉल्व किया हुआ, जैसे कि इस कोर्स में हमने पहले कर चुके हैं इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाली प्रॉब्लम। ये इन्फिनिट पोटेंशियल है, यानी ये वी ऑफ एक्स है। ये डायरेक्शन जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये पोटेंशियल को जाहिर कर रही है, जो ये एक्स डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो पोटेंशियल है ये इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस हमने पिछले सेमेस्टर में हासिल कर लिए थे, सही है। अच्छा, अब आपको एक और प्रॉब्लम दी जाती है, वो इस किस्म की है कि ये पोटेंशियल जो है तब्दील कर दिया जाता है। आप ले इस वेल की लेंथ भी या वेट जो है वो भी एल है जिस तरह इसकी है, लेकिन अब पोटेंशियल की प्रोफाइल जो है, पोटेंशियल की शक्ल तब्दील हो गई है। L/2 तक तो पोटेंशियल ज़ीरो ही है, जैसे कि इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाले प्रॉब्लम में था जिसको हमने एग्जैक्टली सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन जब L/2 टू L जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जो है वो V0 हो जाती है, ठीक है। और इस रीजन और इस रीजन के बाहर जो है ये इन्फिनिटी ही है। तो ये अब प्रॉब्लम जो है ये
उस किस्म की टिपिकल प्रॉब्लम है जिसको आप जो है परटर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और परटर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप ये सिस्टम जो है ये बड़ा और ये सिस्टम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और नॉलेज ऑफ दिस सिस्टम यानी इन्फिनिट पोटेंशियल वेल जिसमें ज़ीरो पोटेंशियल है थ्रू आउट द विड्थ ऑफ द वेल, उस नॉलेज को आप इस्तेमाल करके आइगन सिलेबस में आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ जो आपने डिटर्मिन की थी पिछले सेमेस्टर में, उनको इस्तेमाल करके आप इनकी इस प्रॉब्लम के लिए भी आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़ जो है हैमिल्टोनियन के एनर्जी आइगन वैल्यूज़ आइगन फंक्शंस हैं वो डिटर्मिन कर सकते हैं। और हम ये देखेंगे तो ये इस किस्म की जिसमें आपके पास ओरिजिनली प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व की हुई है, और एक और प्रॉब्लम है जो कि उसमें कोई तब्दीली कर दी जाती है जिसको हम आमतौर पर कहते हैं पर्टर्ब कर दिया ओरिजिनल प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं जैसे कि उस पोटेंशियल को पर्टर्ब कर दिया कि इतने हिस्से में तो वही है मगर इस हिस्से में ये तब्दील हो गया, वैल्यू पोटेंशियल की वी नॉट हो गई है, तो इसको जो है हम कहते हैं कि ये पर्टर्बेशन है, यानी कि ओरिजिनल प्रॉब्लम को पर्टर्ब कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया। और साफ ज़ाहिर है कि पर्टर्बेशन थ्योरी वर्क करेगी तो पर्टर्बेशन हैज़ टू बी स्मॉल एंड सो फोर्थ, तो वो हम बातें करते चले जाएंगे। तो ये बेसिकली जो थीम है कि आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता है। तो लेट्स स्टार्ट और इसको मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देते हैं। तो हम सपोज ये करते हैं, सपोज वी हैव सॉल्व्ड एन एग्जैक्ट प्रॉब्लम। सॉल्व द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन या आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन। चलो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, जो कि बेसिकली आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन। फॉर सम पोटेंशियल, ठीक है। तो आप ये सोच लें जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये इन्फिनिट पोटेंशियल वेल जो है, ये वाली प्रॉब्लम समझ लें कि हमने सॉल्व किया हो। तो आप अगर आपको एग्जांपल ज़हन में रखनी है तो इसको आप सोच सकते हैं कि इसके लिए तो हम सॉल्व कर भी चुके हैं। तो वी हैव सॉल्व्ड इट फॉर सम पोटेंशियल, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि अब मैं हैट्स नहीं लगा रहा, इसको H0 कह देते हैं। ठीक है, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, और हमने सॉल्व करने का मतलब ये है कि फॉर अ गिवन हैमिल्टोनियन, जिस तरह ये इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है, इसके लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया है, और हमने ये आइगन वेक्टर्स, एनर्जी आइगन वेक्टर्स और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ मालूम करनी है उस गिवन पोटेंशियल के लिए, एक जो कि जिसको हम एग्जैक्टली सॉल्व कर सकें, जैसे कि ये है, ठीक है। इस केस में हमें ये भी पता है, वी हैव दिस नॉलेज ऑल्सो, कि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं, तो ये भी यूजफुल प्रॉपर्टी है जो कि बाद में हम इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। नाउ वी परटर्ब द सिस्टम। और अब जो परटर्ब्ड सिस्टम है उसका सोल्यूशन हम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है ना। यानी उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वेक्टर्स, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हम मालूम करना चाहते हैं। परटर्ब्ड सिस्टम मतलब ये कि इस किस्म का पोटेंशियल हम कंसिडर कर रहे हैं। पहले ये एग्जैक्टली सॉल्व कर लिया और इसको हमने डिटरमिन करना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि अब हमारा जो हैमिल्टोनियन है, जिसको हम अब लिखेंगे H0 प्लस H प्राइम, जो कि पर्टर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ये पर्टर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जब आपका बेसिक सिस्टम को आप पर्टर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली हैमिल्टोनियन जो है, जो इस हमारे सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, उसको भी तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है ना। हैमिल्टोनियन में आपको पता है काइनेटिक टर्म भी है और पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी है। तो अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ से यहाँ पे जब आप जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी टर्म ऑफ द पार्टिकल विल नॉट चेंज,
और जो चेंज होगा वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की में तब्दीली आएगी। तो आपका जो एक नया हैमिल्टोनियन बन जाएगा जिसमें परटर्ब जो वाला पार्ट जो है, परटर्बेशन वाला पार्ट जो है वो एच प्राइम से आप जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तब आपकी जो बेसिकली आपने सॉल्व करना है, you need to determine psi n and En energy eigenvalues and energy eigenvectors given by ये आइगन इक्वेशन जो है। ठीक, तो अब हमने बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो ये आइगन वेक्टर्स और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज डिटरमिन करनी। एक्सक्यूज मी। अच्छा, जो ऊपर ज़ीरो लगाया हुआ ना इधर, नॉट या ज़ीरो, जैसे वो यही चीज़ जाहिर करने के लिए कि ये अनपर्टर्ब्ड जो सिस्टम था उसके एनर्जी आइगन वेक्टर्स और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं, और ये इन्हीं की मदद से हम ये सी एन्स और ई एन हम डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली थीम ये है। प्रोसीजर क्या है, हाउ डू वी बिल्ड अप दैट सोल्यूशन, प्रोसीजर इसका क्या है, उसकी तरफ अब आते हैं। प्रोसीजर ये है कि हम जो हमारा हैमिल्टोनियन है उसको इस तरीके से हम लिखते हैं। हमने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया है लैम्डा, जो कि बेसिकली मकसद लैम्डा का ये है कि अगर लैम्डा जो है वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टर्बेशन के बारे में हमें को क्वांटिफाई करता है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टर्बेशन क्या है। अगर लैम्डा ज़ीरो हो जाए तो देयर इज़ नो पर्टर्बेशन, आपके पास आप यू कम बैक टू द ओरिजिनल सिस्टम जो आपका ये वाला था। अगर आप पर्टर्बेशन को, ये जो स्ट्रेंथ है ये 0 to 1 जा रही है, तो लैम्डा को अगर आप 1 कर देते हैं तो फिर टोटल आपका हैमिल्टोनियन में ये है। अगर लैम्डा की वैल्यू कुछ स्मॉल होगी तो पर्टर्बेशन उस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी। बेसिकली ये पैरामीटर जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ये मुख्तलिफ ऑर्डर ऑफ पर्टर्बेशन को सेट करने के लिए। ठीक है, तो हम एक जो है अब नेक्स्ट स्टेप में जो हम करेंगे वो ये है कि हम जो स्टेट वेक्टर है साई एन, इसको थोड़ा मैं सीख तरह लिख दूँ, ये अननोन है, इसको हमने हासिल करना है, मगर हम इसको लिखेंगे एक पर्टर्बेशन सीरीज़ के तौर पर। पर्टर्बेशन सीरीज़ से मुराद ये है कि हम सीरीज़ इन पावर सीरीज़ इन लैम्डा लिखेंगे। ये सिस्टमेटिक प्रोसीजर है कि साई एन ज़ीरो है जो आपका अनपर्टर्ब्ड है, प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्टर्बेशन। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्टर्बेशन टू डिफरेंट ऑर्डर्स में हम ऊपर 1 फिर 2 इस तरीके से लगाते चले जा रहे हैं। यानी कि अगर लैम्डा ज़ीरो हो जाए, कोई पर्टर्बेशन नहीं है, तो योर स्टेट वेक्टर बिकम्स द अनपर्टर्ब्ड स्टेट वेक्टर। लेकिन अगर लैम्डा फाइनाइट है तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन आती चली जाएंगी। लैम्डा की फर्स्ट ऑर्डर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी फर्स्ट ऑर्डर इन पर्टर्बेशन, हम फर्स्ट ऑर्डर इसको कहते हैं, जिसमें यहाँ हमने इसलिए 1 डाला हुआ है। सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन में जो है ऊपर आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में 2 आ रहा है, एंड सो फोर्थ। तो ये बेसिकली लैम्डा की पावर सीरीज में लिखने की वजह से आप स्टेट वेक्टर्स की जो डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ पर्टर्बेशन की कंट्रीब्यूशन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साई ये 1 वाली जो कंट्रीब्यूशन है ये फर्स्ट ऑर्डर कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट वेक्टर है, ये सेकंड ऑर्डर कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट वेक्टर है, एंड सो फोर्थ। इसी तरह आप जो है ई एन को भी, जो आपके आइगन वैल्यूज़ हैं उनको भी इसी तरह पावर सीरीज इन लैम्डा लिखते हैं, और वहाँ पे भी आप इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंट्रीब्यूशंस जो हैं। तो अभी हमने टर्म्स जो हैं इसमें जो है वो, इसको मैं इक्वेशन 1 कहूँ,
इसको इक्वेशन या ओके लेट्स मी जस्ट इसको ऊपर वाले को मैं 1 कह देता हूँ, क्योंकि ये वाली भी तो इक्वेशन हमारी है ना, ये वाली। हाँ, ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 कह लें, इसको इक्वेशन 3 कह लें, और इसको इक्वेशन 4 कह लें। अच्छा, ये जो है वेरियस ऑर्डर्स जो है ना परटर्बेशन में आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ये सेकेंड ऑर्डर है एनर्जी में, दिस इज सेकेंड ऑर्डर कंट्रीब्यूशन टू द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द nth स्टेट। नीचे जो आपको n नज़र आ रहा है ये लेबल कर रहा है क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट। जिस तरह इन्फिनिट पोटेंशियल वेल को आप याद है ना, हम n से डिफरेंट स्टेट्स को लेबल करते थे। n वॉज द क्वांटम नंबर देयर जो डिफरेंट स्टेट्स को डिस्टिंग्विश करता था। तो ये ज़ीरोथ ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आइगन वेक्टर्स की, एनर्जीज़ की एंड सो फोर्थ। हमने अभी सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक दिखा रहे हैं, आप हायर ऑर्डर्स भी डाल सकते हैं। यूजुअली सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी जो है वो सफिशिएंट होती है आमतौर पे एप्लीकेशंस में, मगर यू कैन ऑलवेज गो टू हायर ऑर्डर्स। सिस्टमेटिक प्रोसीजर का मतलब ये है कि आप सिस्टमेटिकली बिल्ड कर सकते हैं टू एनी ऑर्डर। इसी तरह पावर सीरीज़ का इस्तेमाल करते हुए हायर ऑर्डर टर्म्स लिख सकते हैं, और जिस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर कंट्रीब्यूशन और सेकंड ऑर्डर कंट्रीब्यूशन लेक्चर में डिटर्मिन करेंगे, इस तरह हायर ऑर्डर तक भी आप जा सकते हैं। हमारे कोर्स में तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हायर ऑर्डर्स पे जाने की, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम ये जो इक्वेशंस 2 and 3 substituting equations 2, 3 and 4 into equation 1 हम कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि हमने ये पावर सीरीज बिल्ड कर ली है, तो हम इनको जो है इक्वेशन 2 को यानी कि हैमिल्टोनियन को पावर सीरीज इन लैम्डा लिख लेते हैं, स्टेट वेक्टर को, और ये और सारा कुछ जो है ये हम बारी बारी यानी इसमें और इधर सब्स्टिट्यूट और इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है जी। तो फिर हमारी जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है ना, उसमें ये टर्म्स आ जाएंगी एट वेरियस ऑर्डर्स ऑफ द परटर्बेशन। तो हमारा जो बेसिकली इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी H0 प्लस लैम्डा H प्राइम साइन 0 प्लस लैम्डा साइन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर्ड साइन 2 and higher order terms which we are not considering at this stage। और इधर आपके राइट हैंड साइड मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में एनर्जी आइगन वैल्यूज लैम्डा En1 प्लस लैम्डा स्क्वायर En2 प्लस सो ऑन, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टेट वेक्टर के साथ, ठीक है ना। ये जो स्टेट वेक्टर है, तो ये स्टेट वेक्टर जो है ये वही है हमारा साइन 0 प्लस लैम्डा साइन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर्ड अप टू सेकेंड ऑर्डर हम रख रहे हैं, ये आ गई, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है ये तमाम वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा फॉर ऑल ऑर्डर्स ऑफ लैम्डा जो है ये होल्ड करती है इक्वालिटी। तो हम जो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं एट डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है। तो लेट्स अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को में हर ऑर्डर ऑफ लैम्डा की जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लिखना शुरू करेंगे। तो लैम्डा का काम अभी तक ख़त्म हो चुका है। लैम्डा ने आइडेंटिफाई कर दिया है कि लैम्डा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, लैम्डा स्क्वायर जो है वो सेकेंड ऑर्डर टर्म्स है। तो अब हम सिर्फ क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे कि मुख्तलिफ पावर्स ऑफ लैम्डा की जो टर्म्स हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे उनको इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। तो जो डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं लैम्डा के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे
क्योंकि ये इक्वालिटी होल्ड करती है तो उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लैम्डा ज़ीरो, यानी कि वो टर्म जिसमें कोई लैम्डा नहीं है। तो वो टर्म जो है अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एच ज़ीरो है, जब ये इस पे एक्ट करेगा तो ये वो टर्म है जिसमें कोई नहीं। जब एच ज़ीरो इसके ऊपर एक्ट करेगा तो लैम्डा इधर आया हुआ साथ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म बनेगी। इससे एच प्राइम किसी पे भी एक्ट करेगा साथ अपना लैम्डा भी ले जा रहा है, तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें लैम्डा की पावर ज़ीरो है, यानी कि लैम्डा उसमें नहीं है। लैम्डा टू द पावर ज़ीरो मीन्स 1, ठीक है ना। तो ये साइन ज़ीरो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो गया। राइट हैंड साइड पे देखते हैं कि लैम्डा के बगैर कौन सी टर्म है। तो आप देख रहे हैं कि ई एन ज़ीरो लैम्डा के बगैर है, और वो जब इसके ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा स्टेट वेक्टर एन के साथ, एन ज़ीरो के साथ, तो फिर आपको वो टर्म देगा। बाकी कुछ तमाम टर्म जो हैं उनमें लैम्डाज हैं, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो लैम्डाज की डिफरेंट ऑर्डर्स मिलेंगे। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास आ गया ई एन ज़ीरो साई एन ज़ीरो, ठीक है। तो ये ज़ीरोथ ऑर्डर इक्वेशन आ गई। और आप देख रहे हैं कि ये तो वही इक्वेशन बन गई जो हमारी अनपर्टर्ब्ड वाले हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, यानी कि ये। और ये सेंसिबल बात भी है कि लैम्डा को अगर कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है, यानी लैम्डा कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो आपके पास अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ही आ जाता है, और उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन ये है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे ये वाली इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, सेंसिबल है, और ज़ीरोथ ऑर्डर पे सही रिजल्ट दे रही है। मगर हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये वाली इक्वेशन में हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसको तो हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं। हमारा इंटरेस्ट जो है वो इन कॉन्ट्रीब्यूशंस में है, ई एन वन, ई एन टू, साई एन वन, साई एन टू, क्योंकि ये हम इसमें ऐड करेंगे तो फिर हमें ये आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी फॉर द हैमिल्टोनियन एच, जिसमें एच प्राइम भी शामिल है। उसके लिए फिर हमें साफ ज़ाहिर है कि हायर ऑर्डर इन लैम्डा वाली टर्म्स को देखना पड़ेगा। तो अब हम लैम्डा वाली टर्म पे जाते हैं, यानी पावर 1 वाली। लैम्डा 1 में लिख देता हूँ इधर। उन टर्म्स को हम देखें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एच ज़ीरो अगर इस पे एक्ट करता है तो सिंगल पावर ऑफ लैम्डा मिलेगी आपको। इसी तरह एच प्राइम करेगा जी। अब ये अगर इसके ऊपर एक्ट करता है तो फिर लैम्डा स्क्वायर वाली मिलेगी। तो वो हम अभी सिर्फ लैम्डा वाली टर्म्स लिख रहे हैं, उनको इक्वेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। इसी तरह इधर आप देखें तो ई एन ज़ीरो जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो आपको टर्म मिलेगी लैम्डा वाली। इसी तरह जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जब हमें मिलेगी। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो इसलिए कोई मुश्किल काम वो नहीं है। तो आपके पास ये जो है बन जाएगा एच ज़ीरो ये मैंने इससे हासिल किया, एच ज़ीरो एक्टिंग ऑन दिस, ठीक है ना। तो सिंगल लैम्डा है उसमें, सिंगल पावर ऑफ लैम्डा प्लस एच प्राइम साई एन ज़ीरो। क्योंकि एच प्राइम के साथ लैम्डा मौजूद है तो ये साई एन ज़ीरो के साथ करेगा तो सिंगल पावर ऑफ लैम्डा वाली आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी। यही हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यही हैं। राइट हैंड साइड पे हम चले जाते हैं। तो राइट हैंड साइड पे आपको जैसा मैंने कहा ई एन ज़ीरो साई एन वन मिल जाएगा, जो कि ये वाली कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह ये और ये वाली, ये दोनों ये जो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो फिर आपको दूसरी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी, वो भी लिख लेते हैं। तो ये फिर हमारी तमाम कंट्रीब्यूशन जो हैं वो शामिल हो जाएंगी टू द फर्स्ट पावर ऑफ लैम्डा। इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर टर्म, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। इसी तरह क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर तक इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, प्रोसीजर सर आपको बताना है, तो अब हम सेकंड ऑर्डर टर्म का मतलब है वो टर्म्स देखेंगे जिसमें लैम्डा स्क्वायर आ रहा है। लैम्डा स्क्वायर साफ जाहिर है कि एच ज़ीरो जब इस टर्म पे एक्ट करेगा तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आएगा। इस तरह ये जो टर्म है जब इसके ऊपर एक्ट करेगी तो लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टर्म लिख सकते हैं देख कर। तो एच ज़ीरो साइन एन टू
प्लस एच प्राइम साई एन वन, दिस इज इक्वल टू ई एन ज़ीरो। अब इसको भी देख लें किस तरह। इसमें ई एन ज़ीरो जब लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो लैम्डा स्क्वायर आपको मिलेगा, तो वो वाली टर्म हम लिख रहे हैं। इसी तरह ये लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी मिलेगी। इसी तरह ये लैम्डा और लैम्डा वाले जो टर्म्स है आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो फिर आपको लैम्डा स्क्वायर मिलेगा। तो 3 टर्म्स आपको कंट्रीब्यूट कर देंगे, वो 3 टर्म्स हम लिख लेते हैं। साई एन ज़ीरो, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन हम इसको इक्वेशन 6 कह लेते हैं। तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर भी टर्म कर सकते हैं। इनमें हायर ऑर्डर टर्म्स इधर डालते चले जाएं, इधर हायर ऑर्डर टर्म्स आप डालते चले जाएं और फिर आइडेंटिफाई कर दें लैम्डा क्यूब, लैम्डा टू द पावर 4 एंड सो फोर्थ। तो वो भी कर सकते हैं मगर उसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पर, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जो है ना पहला जो हम चीज़ चाह रहे हैं, हमारे सामने पहला क्वेश्चन इस प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। यानी कि हम ये मालूम करना चाह रहे हैं ई एन वन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी जो है इन वन। ओ ये मैंने गलत कर दिया। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी हम मालूम करना चाह रहे हैं जो कि ई एन वन है। अब बेसिकली लैम्डा ने अपना काम कर दिया, लैम्डा को हम 1 ले सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट ऑर्डर तक एनर्जी लिखना चाहें ना तो हमारे पास ये बन जाएगा कि ई एन जो है वो है ई एन ज़ीरो प्लस ई एन वन। सेकेंड ऑर्डर चाहें तो प्लस ई एन टू भी आ जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इसे कहते हैं। यानी ये पर्टिवेशन की लैंग्वेज में, ज़बान में, इसको फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कहते हैं ई एन वन को। कि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर तक पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करें तो जो आपकी अनपर्टर्ब्ड एनर्जी थी ई एन ज़ीरो, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा टोटल एनर्जी हासिल करने के लिए। तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो अब हम बेसिकली सबसे पहला काम हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो पर्टर्बेशन की वजह से पर्टर्बेशन की वजह से जो पर्टर्बेशन की वजह से ये चेंज इन एनर्जी क्या आया, वो ई एन वन है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। अच्छा जी, वो हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। साफ ज़ाहिर है कि हमें फ़र्स्ट ऑर्डर करेक्शन हम चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर वाली जो इक्वेशन है जो कि ये इक्वेशन 5 है, इस इक्वेशन पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन चाहिए आपको एनर्जी में, या फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द स्टेट वेक्टर्स साई एन वन। अब ये जो करेक्शन है इस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू स्टेट वेक्टर भी कहलाती। जिस तरह मैंने एनर्जी का बताया ना, इसी तरह अगर आप स्टेट वेक्टर में मालूम करना चाहें करेक्शन तो वो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। लैम्डा का 1 ही ले लेते हैं अब, क्योंकि बेसिक हैमिल्टोनियन आपका एच ज़ीरो प्लस एच प्राइम है विच लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा ने अपना काम कर दिया, आपको डिफरेंट ऑर्डर्स में इक्वेशन दे दी 5, 6 वगैरह। तो ये इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द स्टेट वेक्टर। अभी हम पहले जो है ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी मालूम कर रहे हैं। उसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर वाली जो इक्वेशन है उस पर जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और इसमें जिस अननोन को हमने हासिल करना है, ये नोन्स हैं, इनको हम ट्रीट कर रहे हैं एज नोन क्वांटिटीज़ जो अनपर्टर्ब्ड एनर्जीज़ हैं, और अनपर्टर्ब्ड स्टेट वेक्टर जो हैं ये नोन हैं। अलबत्ता जो अननोन हैं वो ई एन वन है और साई एन वन है फर्स्ट ऑर्डर पे, ठीक है ना। तो हम पहले ई एन वन डिटर्मिन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। और उसके लिए हम क्या करेंगे
कि अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी मालूम करना है, EN1 अगर हमने मालूम करना है, तो किसी तरीके से EN1 को हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा इस स्टेट वेक्टर CN0 से। तो वो हम उस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑर्थोनॉर्मेलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसका इनर प्रोडक्ट ले लें, जो है इसका इनर प्रोडक्ट ले लें हम sin0 के साथ। sin0 के साथ अगर इसका इनर प्रोडक्ट ले लें तो फिर आपके पास वो 1 आ जाएगा, तो खाली EN1 बच जाएगा। ठीक है ना? तो अभी देखते हैं कि वो कैसे। तो टेकिंग द इनर प्रोडक्ट, तो आंसर हम हासिल कर रहे हैं। टेकिंग द इनर प्रोडक्ट equation 5 with sin0। ठीक है ना? इसको ऐसे इस तरह लिखना बेहतर लैंग्वेज में, जब हम ये कहते हैं ना विद sin0, तो इनर प्रोडक्ट जब कह दिया इसका मतलब है ब्रास है इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए इसको प्रॉपर्ली इस तरह लिखना चाहिए। तो मतलब इसका ये होगा कि अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन के ऊपर एक्ट करा रहे हैं। ठीक है ना? डिराक नोटेशन में तो ये बन जाएगा sin0 H0 sin1 प्लस अगली टर्म sin0 H प्राइम sin0 is equal to EN0 sin0 sin1 प्लस EN1 sin0 sin0। ठीक है जी। अब ये सारे कार्रवाई करने का मकसद, ये जो इनर प्रोडक्ट लेने का मकसद ही ये था कि अब आप जो हैं यहाँ पे जो है इसको 1 ले सकते हैं। ठीक है ना? तो ये 1 होगा, तो EN1 आपके पास आ जाएगा। बाकी सब चीज़ें जो है ना अगर आप वैलिडेट कर लेते हैं तो EN1 आपको मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, इस टर्म को अगर हम देखें, अब देखते हैं कि इन मैट्रिक्स एलिमेंट्स को हम वैल्यूएट कर सकते हैं, कुछ सिंपलर फॉर्म ले आएँ जिससे हमें EN1 मिल जाए। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा वैल्यूएशन इसको वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट को, वो हमें तजर्बा भी मिलेगा कैसे इनको वैल्यूएट किया जाता है। अब ये मैट्रिक्स एलिमेंट हमारे सामने है और ये मैट्रिक्स एलिमेंट हमारे सामने है और ये मैट्रिक्स एलिमेंट हमने, यानी ये क्वांटिटी भी हमने कैलकुलेट करनी। ये तो हमने कर लिया, ये तो सिंपल था, ऑर्थोनॉर्मेलिटी का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आइगन स्टेट्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल, उन्हीं का इस्तेमाल हमने किया। अच्छा, अब ये डायरेक्टली हम इस्तेमाल, हमें नहीं पता कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का इनर प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, ये ना हम इसमें ऑर्थोनॉर्मेलिटी नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि अनपर्टर्ब्ड के दरमियान ऑर्थोनॉर्मेलिटी, यहाँ दोनों में ये इधर भी ज़ीरो है इधर भी ज़ीरो है, कैट में भी और ब्रा में भी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको नहीं अपने 0 या 1 कर देना या कुछ। इसी तरह हमें नहीं पता कि एच प्राइम जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो क्या देगा। हमें जिस चीज़ का पता है वो हमें ये चीज़ का पता है, हमें ये पता है कि अनपर्टर्ब्ड जो सिस्टम है उसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन ये है। हमें ये पता है कि जब हैमिल्टोनियन sin0 पे एक्ट करता है तो आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और फिर sin0 देता है इस इक्वेशन के मुताबिक। उस नॉलेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हैमिल्टोनियन एक हर्मिशियन ऑपरेटर है तो वो राइट पे भी एक्ट कर सकता है और लेफ़्ट पे भी, यानी इट्स इक्वल टू इट्स एडजॉइंट। एडजॉइंट आपको याद है कि ऑपरेटर जो है वो लेफ़्ट पे एक्ट करता है, और क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर्स जो हैं दे आर इक्वल टू देयर एडजॉइंट, देयर सेल्फ एडजॉइंट, तो वो इक्विवेलेंटली राइट पे भी एक्ट कर सकते हैं और लेफ़्ट पे भी एक्ट कर सकते हैं। राइट पे इसको एक्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि H0 जो है इस पे sin1 पे एक्ट करेगा तो क्या देगा हमें। अलबत्ता आइगन वैल्यू इक्वेशन से हमें पता है कि लेफ़्ट पे जब ये एक्ट करेगा तो आपको EN0 दे देगा और आपको ये ब्रा स्टेट दोबारा से मिल जाएगी। तो वो नॉलेज हम इस्तेमाल करके सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये जो है ये EN0 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे sin0 sin1। ठीक है?
यानी कि हमने इसको इधर एक्ट कराया और आइगन वैल्यू इक्वेशन का इस्तेमाल किया H0 के लिए। अच्छा, अब ये करने से एक फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा ये हुआ है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो टर्म है ये राइट हैंड साइड वाली इस टर्म को कैंसिल कर देती है और हमारे पास सोल्यूशन बड़ा सिंपल फॉर्म बन गई। सिंपल फॉर्म बनने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही टर्म लेफ़्ट हैंड साइड पे सर्वाइव की, जो ये है, और राइट हैंड साइड पे EN1 है जो हमारा अननोन था, जिसको हम डिटर्मिन करना चाह रहे थे। तो हमारे पास ये EN1 जो है वो हो गया psi n0 H प्राइम psi n0। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी जो है वो सिंपली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पर्टर्बेशन है इन द अनपर्टर्ब्ड स्टेट। ये पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन है तो इसको हम पर्टर्बेशन कहते हैं। तो ये पर्टर्बेशन की एक्सपेक्टेशन है, यानी सेम स्टेट्स इस तरह आ रही हैं इधर, मगर एक्सपेक्टेशन किस वैल्यू इसकी किस स्टेट में है, वो अनपर्टर्ब्ड स्टेट में। तो अगर nth स्टेट की आपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मालूम करनी है इन एनर्जी, तो आप जो पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिटर्मिन करें अनपर्टर्ब्ड nth स्टेट में। दैट्स आंसर। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है ना, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन क्वांटम फिजिक्स एंड अप्लाइड एवरीवेयर। और ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी आ गई हमारे पास। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो एनर्जी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द स्टेट वेक्टर, जो कि psi n1 है, ये हम मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक, यानी कि ये तो हमने मालूम कर लिया फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से कि EN1 क्या है। अब दूसरा जो अननोन है इस फर्स्ट ऑर्डर में वो ये है कि स्टेट वेक्टर की फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या है, यानी कि psi n1 क्या है, अनपर्टर्ब्ड में क्या ऐड करना पड़ेगा टू द फर्स्ट ऑर्डर इन पर्टर्बेशन, ताकि हमें ये रिजल्ट मिल जाए, हमें पता चले कि स्टेट वेक्टर में क्या तब्दीली आई है। उसके लिए दोबारा फिर हमें साफ ज़ाहिर है कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पे जाना पड़ेगा जो हमारी इक्वेशन 5 है, और उसी पे वापस आते हैं, यानी इक्वेशन 5 को ही हमें लेके आगे चलना होगा। और इसमें से अब हम ये अननोन तो हमें मिल गया है, अब ये अननोन हमने मालूम करना है। तो लेट्स क्विकली डू दैट। तो हम अब ऊपर इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह, H0 माइनस EN0 माइनस H प्राइम माइनस EN1 psi n0, यानी कि जो psi n1 वाली टर्म्स है ना उनको हमने एक साइड पे लिख लिया, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को इकट्ठा कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर, और दूसरी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे ले गए। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ रीअरेंज किया टर्म्स को यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन, इसको अगर हम इक्वेशन 7 कहें तो इसको हम इक्वेशन 8 कह देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इधर जो है, क्योंकि जो psi n0s हैं, ये psi n0s दे आर नॉर्थ नॉर्मल कंप्लीट बेसिस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा psi n1 स्टेट है उनको इनकी टर्म्स में हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके CM हैं। nth स्टेट के लिए हमने ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में n भी लगा दिया। ठीक है ना, ठीक है।
और अब हमने बेसिकली जो है ये कोफिशिएंट्स डिटरमिन करने हैं, ये कोफिशिएंट्स, ठीक। अब हमने जो m सारी वो टर्म्स रखनी है जिसमें m नॉट इक्वल टू n है। m इक्वल टू n वाली टर्म अगर आप देखें ना, तो जो इक्वेशन 8 का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी m इक्वल टू n के लिए। अगर आप ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो वो कोफिशिएंट जो है वो अनडिटर्मिन्ड रहेगा, तो उसको हमने ज़ीरो ही ले लिया। तो इसलिए इसमें समेशन में हम ये फोर्स कर रहे हैं कि हमने तमाम m को चेंज करना है, डिफरेंट वैल्यूज देनी है, सिर्फ वो n के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमारा बेसिक एम ये रह गया कि अगर हम साइन n1 को, ये तो हमारी नोन क्वांटिटीज़ है, नोन क्वांटिटी टर्म्स में जो अननोन है ना वो ये चीज़ है। इसका मतलब है cn1 जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है उसको हम डिटर्मिन कर सकते हैं अगर हम ये कोफिशिएंट डिटर्मिन कर दें। तो अब हमारा नेक्स्ट एम जो है ये कोफिशिएंट्स को डिटर्मिन करने के लिए हम कोशिश करने लगे। और हम अब क्या उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 9 है इसको इक्वेशन 8 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है m नॉट इक्वल टू n ई एम ई, इसको थोड़ा साफ लिखें वरना कन्फ्यूजन आपको हो जाए, em0। जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, जब इसको ये इस पूरे को लेके इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो सब नंबर्स हैं, समेशन को हम अलग लिख सकते हैं। a0 साई m ज़ीरो के ऊपर एक्ट करेगा तो आपको em0 दे देगा आइगन वैल्यू इक्वेशन से, तो वो इधर लिखा है। en0 जो साथ है वो तो इधर आ ही रहा है, जो ये en0 है ना वो साथ चल रहा है। तो ये cm n साई m0 स्ट्रेट फैक्टर, और राइट हैंड साइड आपके पास वैसी की वैसी ही है, उसके साथ अभी आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि ये एक्सक्यूज मी, अब आप क्या करते हैं कि क्योंकि ये समेशन वगैरह आ रही है तो, और आप cm आप मालूम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप इनर प्रोडक्ट लेंगे। जैसे कि हमने पहले भी देखा है ना, कोफिशिएंट्स मालूम करने के लिए इनर प्रोडक्ट लेना पड़ता है, तो हम इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं साई l ज़ीरो के साथ, टेकिंग इनर प्रोडक्ट विद साई l ज़ीरो। साई l ज़ीरो के साथ जब हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा m नॉट इक्वल टू n ई एम ज़ीरो माइनस ई एन ज़ीरो सी एम एन, और यहाँ साई l ज़ीरो साई m ज़ीरो आ जाएगा। और इनर प्रोडक्ट लेने लेफ्ट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड का भी हमारे पास करना लिखना होगा। तो ये माइनस, क्योंकि बीच में ऑपरेटर है ना तो सीधे सीधे इसके ऊपर नहीं आप इसको एक्ट करा सकते, इसके ऊपर ख्याल रखना है कि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इधर है, तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट इसका बनेगा साई n ज़ीरो ये h प्राइम है प्लस ई एन वन साई l ज़ीरो साई m ज़ीरो। ठीक है, इसको अगर हम नाम दे दें, इसको अगर मैं कह दूं कि h प्राइम, ये मैट्रिक्स एलिमेंट को एल एन का नाम दे दूं, एल स्टेट और एन स्टेट के दरमियान, ठीक है ना, एल और एल एन के दरमियान इसका मैट्रिक्स एलिमेंट है। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि ई एन वन जो कि वो है, ये जो है ये तो अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स के दरमियान है, तो ये डेल्टा एल आपको, ये एन था यार, यस डेल्टा एल एन आपके पास आ जाएगा। तो ये जो है ई एन वन डेल्टा एल एन, ठीक है।
और राइट हैंड साइड पे ये टर्म तो हमने, इस वाली टर्म को तो मैंने लिख लिया, इस वाली को मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ, तो अब मैं उलट इसको लिख रहा हूँ। तो ये बन जाएगा एच प्राइम एल एन प्लस सिग्मा एम नॉट इक्वल टू एन सी एम एन ई एम ज़ीरो माइनस ई एन ज़ीरो, और ये भी अनपर्टर्ब्ड स्टेट्स के दरमियान है, तो ये भी इन पे भी ऑर्थोनॉर्मल है, तो ये डेल्टा एल एम आ गया इधर। ठीक है जी। अब ये डेल्टा फंक्शन की वजह से ये समेशन, ये वाली समेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपके पास अब ये फॉर्म बन जाएगी ई एन वन डेल्टा एल एन इज इक्वल टू एच प्राइम एल एन प्लस सी एल एन ई एल ज़ीरो माइनस ई एन ज़ीरो, यानी डेल्टा फंक्शन ये फोर्स कर रहा है समेशन के अंदर ऊपर वाली इक्वेशन में कि जब m जो है l के इक्वल होगा तभी डेल्टा फंक्शन बन देगा, बाकी तमाम टर्म्स के लिए ज़ीरो होगा, तो सिर्फ एक ही टर्म सर्वाइव करेगी जहाँ m l के बराबर हो। तो m l के बराबर का मतलब ये हुआ कि एक वो टर्म होगी जहाँ m l के बराबर, इधर m की जगह l आ गया, जिधर m आ रहा है वहाँ l आ गया, बाकी कुछ चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक नॉन ज़ीरो टर्म इस समेशन में मिलेगी, बाकी सारा टर्म ज़ीरो हो जाएंगी डेल्टा फंक्शन की वजह से। अच्छा, अब इधर जो है आपके पास डेल्टा फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वाला डेल्टा फंक्शन, तो ये डेल्टा फंक्शन आपके पास दो केसेस बन जाते हैं। इफ़ l इज इक्वल टू n अगर आपके पास है तो ये बन जाएगा ई एन वन इज इक्वल टू एच प्राइम एन एन। ठीक है, और ये रिज़ल्ट जो है ये वही है जो हमने थोड़ी देर पहले हासिल किया था, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, जो कि ये हमारे पास आ गया, तो ये दोबारा वही चीज़ आ गई। इसका मतलब नई चीज़ हमें मिलेगी जब l n के बराबर नहीं होगा। इफ़ l इज़ नॉट इक्वल टू n देन हमारा जो है सी एल एन जो है वो उस सूरत में ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, तो आपके पास रिज़ल्ट, आपके पास सी एल एन वहाँ से मिल जाएंगे हमें, वो हो जाएगा माइनस एच प्राइम एल एन डिवाइडेड बाय ई एल ज़ीरो माइनस ई एन ज़ीरो। इसका मतलब है हमें कोफिशिएंट मिल गया जिसको हम चाह रहे थे मालूम करना, जो कि अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके साई एन वन मालूम कर सकते हैं। तो हमारा जो है स्टेट वेक्टर की फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द स्टेट वेक्टर जो है वो हमारा ये आ जाएगा m नॉट इक्वल टू n साई m ज़ीरो h प्राइम साई n ज़ीरो डिवाइड, ये मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूँ जो कि है ई एल, अब उसको l की बजाय n कह दिया ना, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समेशन इंडेक्स है वो डमी इंडेक्स होता है। ई एन ज़ीरो माइनस ई एम ज़ीरो, सॉरी ई एम ज़ीरो, तो एक माइनस साइन नीचे ऑब्जॉर्व कर दिया, ये जो माइनस साइन था ना, ये माइनस साइन जो है वो इसके साथ लगा दिया, तो वो ई एन ज़ीरो माइनस ई एम ज़ीरो बन गया, और साथ आपके जो है ये तो सी एल आ गया, ये सी एम एन आ गया, ओहो ये सी एम एन आ गया, अब आपने जो स्टेट वेक्टर भी साथ लगाना है जो कि है साई एम ज़ीरो। तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपके पास आ गई टू द स्टेट वेक्टर। तो अब आपके पास का मतलब ये होगा कि जो आपके पास टू द फर्स्ट ऑर्डर आपकी एनर्जी जो बन जाएगी वो बन जाएगी nth स्टेट की, किसी सिस्टम की nth स्टेट जो है वो ई एन ज़ीरो है प्लस ई एन वन, ये फर्स्ट ऑर्डर अप टू फर्स्ट ऑर्डर। ई एन वन का क्या है, ई एन वन ये है जो इस बॉक्स के अंदर, यहाँ से आप ई एन वन मालूम कर सकते हैं फॉर अ गिवन हैमिल्टोनियन एच प्राइम जो परटर्बेशन है और जो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आइगन स्टेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए।
और इसी तरह जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द स्टेट वेक्टर है साई एन वन, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। सॉरी क्या लिख दिया, ये साई एन है, साई एन ज़ीरो अनपर्टर्ब्ड प्लस साई एन वन, ये भी अप टू फर्स्ट ऑर्डर, अप टू फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और इसमें साई एन वन जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स की मदद से एच प्राइम का। तो फर्स्ट ऑर्डर तक हमने दोनों चीज़ें मालूम कर ली। तो किसी सिस्टम के लिए अगर जो गिवन हो तो फिर हम आगे ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी फाउंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये जो है ये चीज़ें ज़रा बेहतर हमें क्लियर हो जाएं। और एग्ज़ाम्पल के लिए हम उसी एग्ज़ाम्पल पे जाते हैं जो कि हमारे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था, कि उसकी तरफ हम आते हैं कि वो जो हमने कंसिडर किया था पोटेंशियल, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, और उस प्रॉब्लम को हम अभी समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू डू दैट। तो हमारा बेसिक पोटेंशियल जो है वो मैंने अभी आपको दिखाया था शुरू में, कि हम ये वाला केस अगर हम कंसिडर करें कि हमें ये गिवन पोटेंशियल, ठीक है, और हम इसे पर्टर्बेशन थ्योरी की मदद से सॉल्व करना चाह रहे हैं, यानी कि इस किस्म के पोटेंशियल एनर्जी का प्रोफाइल दिया हुआ कि वो एक्स के साथ किस तरह चेंज हो रहा है। तो हम पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और फर्स्ट ऑर्डर, चलें इसे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी कह लेते हैं, वो हम मालूम करना चाहते हैं। तो अब हम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, जब इस किस्म की प्रॉब्लम दी हुई हो, कि करीब तरीन जो अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम कौन सी है जिसको हमने एग्जैक्टली सॉल्व किया हुआ है, जहाँ से हमने, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी अगर हम पहले वही करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ें चाहिए, ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आइगन वेक्टर्स या आइगन स्टेट्स हमें चाहिए। तो हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जो कि अनपर्टर्ब्ड हो और इस पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम से क्लोजली लिंक्ड हो, तो वो हमारी इन्फिनिट पोटेंशियल वेल इस केस में। तो हमने बेसिक फार्मूला जो है इस्तेमाल करना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए, इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है ये पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है इधर, तो हमें सबसे बेहतर तरीका यही है कि ये जो डिराक नोटेशन में ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है इक्वेशन 7, इसको हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें ताकि फिर हम जो है उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। तो हमारी जो इस केस के अंदर है एग्जांपल जो हम करने लगे हैं, एग्जांपल जो हमारी है उसमें जो एच प्राइम है हमारा, वो ये वी ऑफ एक्स है, जो कि जिसकी तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है ना। क्योंकि काइनेटिक टर्म तो तब्दील नहीं हो रही, तो तब्दीली जो आ रही है हैमिल्टोनियन के अंदर जो एच प्राइम है, पर्टर्बेशन जो है वो वी ऑफ एक्स है, और वी ऑफ एक्स जो है वो पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। और जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी है उसको हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में उसी एक्सप्रेशन इक्वेशन 7 को लिखते हैं। तो हमारे पास इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हम बहुत दफ़ा पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें दोबारा, आपने सिर्फ कंप्लीटनेस सब्स्टिट्यूट करना होता है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट करना होता है यूनिट आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है ना। तो फिर आप उसको उसमें लिख सकते हैं, या हम पहले एक दो दफ़ा कर चुके हैं शायद उससे भी ज़्यादा। ये पर्टर्बेशन आपकी एच प्राइम वी एफ है, और ये तो ये इक्वेशन 7 जो है ना, इसकी पोजीशन, इस इक्वेशन 7 के ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन है। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन हमने इसलिए चूज़ की है क्योंकि पर्टर्बेशन जो है वो पोजीशन के साथ चेंज तब्दील हो रही है, यानी कि हम जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है पोजीशन के साथ तब्दील हो रही है। तो सबसे कन्वीनियंट तरीका जो है इसको शामिल करने का वो यही है कि हम इसको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखें ताकि फिर हम इस इंटीग्रल को फिर एग्जीक्यूट कर लें। तो डायरेक्टली डिराक नोटेशन में कन्वीनियंटली नहीं कर सकते। कई प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम डायरेक्टली डिराक नोटेशन से आगे बढ़ सकते हैं, कईयों में हमें फिर ये मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन में भी जाना पड़ता है। अच्छा, अब हमने जब ये किया तो ये देखा, इस प्रोफाइल को अगर आप पोटेंशियल को देखें कैसे तब्दील हो रहा है,
तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये इतने हिस्से में तो बिल्कुल वही पोटेंशियल है जो कि इन्फिनिट वाला था, यानी कि ज़ीरो है। और इस L/2 to L जो है ना, इसमें जंप है, वी नॉट बन जाता है। ये यहाँ पे ये ज़ीरो था, यहाँ पे ये वी नॉट हो जाता है। तो फिर हम इस तरह करते हैं ना कि इस इंटीग्रल को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो तो पोटेंशियल इन्फिनिटेसली वो तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वेव फंक्शन जो है ना वो ज़ीरो हो रहा है उस केस के अंदर। तो सिर्फ वेव फंक्शन जो नॉन ज़ीरो है ना, वो है, आपको इन्फिनिट पोटेंशियल वेल वाली प्रॉब्लम याद है ना, कि जो अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं ओनली इन दिस रीजन। एक सेकेंड, ओनली इन दिस रीजन, ठीक है ना। तो इस रीजन और इस रीजन में वेव फंक्शंस ज़ीरो हो रहे हैं इन्फिनिट पोटेंशियल वेल होने की वजह से। देयर इज़ नो एम्पलीट्यूड टू फाइंड द पार्टिकल आउटसाइड द वेल। तो इसलिए हमें ये इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है ना वो सिर्फ 0 to L ही रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो बाकी तो ज़ीरो ही हो जाएगा उसी कंट्रीब्यूशन। और 0 to L में भी हम दो हिस्सों में से तकसीम कर देते हैं, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो की वैल्यू जो है इस रीजन के अंदर तब्दील हो रही है। ये ज़ीरो एक्स है, इधर ज़ीरो है, 0 to L/2, और जो दूसरा रीजन है वो L/2 to L जो है उसमें हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, वो है V नॉट ऑफ फाई एन एक्स डी एक्स। ये हमारा बेसिकली ये इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये समझ में आया इन स्टेप्स में हमने क्या किया, क्योंकि ये फाई एन ज़ीरोज़ जो हैं ये ज़ीरो हैं आउटसाइड द वेल, तो वेल की विड्थ जो है वो 0 to L है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये जो इंटीग्रेशन लिमिट हैं वो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल उसी में मिलेगा 0 to L इन वेव फंक्शंस की वजह से। लेकिन साथ साथ क्योंकि Vx जो है, जो पर्टर्बेशन है वो तब्दील हो रही है x के साथ इस वेल के अंदर, वो ज़ीरो है इस रीजन के अंदर और नॉन ज़ीरो है इस रीजन के अंदर, इसलिए हमने इसको दो हिस्से में इस इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये पहले वाले में ज़ीरो है तो ये तो कंट्रीब्यूशन ज़ीरो ही हो गया, और दूसरे वाले में जो है हमारे पास सिर्फ इसका मतलब ये चीज़ बच गई, L/2 to L फाई एन ज़ीरो स्टार ऑफ एक्स, इसको V नॉट को बाहर लगा सकते हैं, ये फाई एन ज़ीरो ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। अब हम यहाँ अपनी नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपको याद होगा कि ये जो हमने शुरू में जब इसको हमने पिछली दफ़ा जब हमने किया था तो इसके वेव फंक्शंस वगैरह के हमने हासिल किए हुए थे। तो लेट मी रिमाइंड यू कि फाई एन ज़ीरो एक्स जो था वो स्क्वायर रूट ऑफ 2/L था, साइन के एन एक्स था जो कि n पाई x/L है ना, साइन n पाई x/L, L इज़ द विड्थ ऑफ द वेल। ये हमारे ये चीज़ हमें पहले से पता है, ठीक है ना, ये चीज़ भी हमें पहले से पता है। और हमें ये भी पता है कि EN ज़ीरोज़ जो हैं ये हमने क्यों एग्जैक्टली सॉल्व किया हुआ है ना इस प्रॉब्लम को पिछले सेमेस्टर में, तो ये भी हमें पता है कि ये तो ये दोनों चीज़ें जो है ना हमें आइगन फंक्शंस भी पता है और आइगन वैल्यूज़ भी पता है। अब बेसिकली हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है और हमारे पास एक इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन स्क्वायर वाली। तो वो वाली इंटीग्रेशन यानी बेसिकली ये आपके पास आ जाता है, ये 2/L है ना, तो 2V नॉट ओवर L, L/2 to L, और ये साइन स्क्वायर्ड n पाई x/L dx है, ठीक है। अब इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल करके। जो है आप इसको कॉस की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 पाई n x/L वगैरह लिख कर, तो 2-3 स्टेप्स में हो जाएगा और आपके पास जो आंसर है ये V नॉट ओवर 2 आ जाता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी। तो अगर आप कहें कि जी फर्स्ट ऑर्डर तक एनर्जी है क्या, तो वो En है, वो En ज़ीरो है पहली टर्म। जिस तरह मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर जब हम कहते हैं, मैंने कहीं बताया आपको, हाँ ये जो है ना
फर्स्ट ऑर्डर तक आपने करना है तो ये दो टर्म्स आ गए। अब आपने ये टर्म डिटर्मिन कर लिए, ये आप पहले से जानते थे, तो ये हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर तक जो है वो आपके पास आ गई n स्क्वेयर्ड पाई स्क्वेयर्ड h बार स्क्वेयर्ड ओवर 2ml स्क्वेयर या nth स्टेट के लिए, प्लस v नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज टू फर्स्ट ऑर्डर। आपने एनर्जी करेक्शन मालूम कर ली, ठीक है ना, यूजिंग योर नॉलेज। जब हम कहते थे ना, मैंने आपको पहले कहा था कि हम नॉलेज इस्तेमाल करते हैं जो एग्जैक्टली सॉल्व प्रॉब्लम की जो उसके करीब हो। नॉलेज यूज़ करने का मतलब ये है कि हमने ये और ये रिजल्ट जो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ की हैं इनको इस्तेमाल किया है, और फिर हमने ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मालूम कर दिए। तो ये देख रहे हैं आपके इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, इसका मतलब तमाम स्टेट्स में ये शिफ्ट आ जाएगा एनर्जी का। तो ये जो है ये सही। तो ये हमने आज के लेक्चर में ये हमने कर लिया। फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।